नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 2000 PIQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का मैराथन क्लास आपके लिए लाए हैं और यह साइंस का मैराथन आपके लिए जो है विज्ञान से जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के यहाँ पे हमने लगभग 200 प्रश्न रखे हैं और इस सारे के सारे प्रश्न आपके जो है बीपीएससी आयोग द्वारा, ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी आयोग द्वारा बीपीएससी प्री में 1990 से लेकर 2023 तक के मध्य पूछे गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से कई सारे प्रश्न बीपीएससी तैयारी में ऑलरेडी पूछे भी गए हैं जिनको हम डिस्कस भी करेंगे। और ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण और टीजीटी साइंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे चलते हैं। और इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको करंट अफेयर्स का, ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स का आपको जनवरी से लेकर मई तक का पीडीएफ दे दिया गया है। जनवरी से लेकर मई तक का आपको पीडीएफ दे दिया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा जो जनवरी से मई तक किसको तैयार करना है, तो 6 से 12 वालों को और पीआरटी वालों को जो है हमने कुछ स्पेशल क्लास ली थी करंट अफेयर्स की, आपको वो भी तैयार करना है। और इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका यहाँ आपको लिंक दे दिया जाएगा, PIQs का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आते हैं पहले प्रश्न पे। और यहाँ पे आपके सामने भौतिक विज्ञान से फिजिक्स से पहला प्रश्न है। पहले हम भौतिक विज्ञान के जितने भी प्रश्न आपके आयोग द्वारा पूछे गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, पहले हम इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो दिए गए विकल्पों में हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है और 2018 में प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, ठीक है। और साधारणतः जो हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है और भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी में होता है, ठीक है। तो साधारणतः जो देखा जाता है तो साधारणतः न्यूट्रॉन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको साधारणतः ही देखना है। तो साधारणतः जो है हाइड्रोजन के साथ में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर प्रश्न आएगा कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन, माफ़ कीजिएगा, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट होता है, तो आपका आंसर है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, और वेवलेंथ का जो है यूनिट है, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, लाइट ईयर। और लाइट ईयर हमेशा ध्यान रखिएगा ये किसकी इकाई है, तो दूरी की है। डिस्टेंस हम नापते हैं 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष में यहाँ पे 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में। और ये सब आपके एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ पे आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 20 से 20,000 ये मानव का जो है सुनने का रेंज है, जिसको ऑडिबल रेंज भी बोला जाता है, ठीक है। और 20 से जब कम हो जाता है, 20 हर्ट्ज से जब कम हो जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइए। और जब 20,000 से ज़्यादा हो जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2। और ये किस में प्रयोग होता है, तो घड़ी में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है, तो यहाँ पे मापा होना चाहिए था, ठीक है। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो रिपीट हुआ प्रश्न, आवृत्ति। ध्यान रखिएगा, प्रश्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभवांतर का होता है। एम्पेयर किसका होता है, तो आपका जो है करंट को जानते हैं, धारा, ठीक है। तो धारा को एम्पेयर में नापा जाता है। कूलाम किसका होता है, तो आवेश, ठीक है, चार्ज को कूलाम में नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके सामने, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है,
ठीक है। तो पहला चीज़ तो आप दृश्य प्रकाश को समझिए। दृश्य प्रकाश क्या होता है? तो दृश्य प्रकाश ऐसा प्रकाश होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और इसका स्पेक्ट्रम होता है, और इसके जो तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है, जो जिस वेवलेंथ में हम प्रकाश को देख पाते हैं, ठीक है, तो वो कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में। इसके अलावा ये नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आपको दिया रहेगा 400 से लेकर 700 नैनोमीटर, ठीक है, एनएम दिया रहेगा शॉर्ट में। तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर दिया रहेगा, या तो फिर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा। तो यह होता है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा, जिसमें हम प्रकाश को देख पाते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में। और अभी हमने देखा कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का इकाई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। और सौर विकिरण को हम देख सकते हैं, ठीक है, सूर्य की किरणों को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 400 से 700 नैनोमीटर। एक ऑप्शन वहाँ मिला था वो सही है, और दूसरा आपका ये नैनोमीटर में हम 400 से 700 नैनोमीटर मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आपको सब समझ में आ रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई में ऐसा प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी किससे नापा जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी नापा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे और विकल्प दिए गए हैं, इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। हम आपको उसका जो है नोट्स वगैरह दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैराथन की क्लास बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए हम अभी इसी पे फोकस करते हैं। तो आर्द्रता किससे नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से, ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर। और यह सवाल बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि अब बीपीएससी का जो एक एग्जामिनर का जो प्रश्न बनाने का दायरा है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी तक बीपीएससी प्री पे उतना फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब फोकस करने लगे हैं। 15 मार्च का पेपर इस बात की गवाही था, तो इस बात को आप समझिए। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई प्रेशर, ठीक है। तो दाब की इकाई को जो है ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर वर्ग मीटर। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब या प्रेशर जो है एक अदिश राशि है। प्रेशर का अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो दाब एक अदिश राशि, और दाब का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, या तो पास्कल पूछेगा या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पूछेगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पास्कल। तो दाब की इकाई पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर वही प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक यहाँ पे विकल्प में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या फिर आपका पास्कल, दोनों में से विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? फिर से वही सवाल है। तो आपका बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, दाब आपका क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। बल फोर्स बोलते हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। वेग वेलोसिटी को बोलते हैं, ठीक है। और त्वरण एक्सीलरेशन को बोलते हैं। तो फोर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपके जो है स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और दाब यानी कि प्रेशर ये आपका अदिश राशि है। यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ क्लियर कर लीजिए, जो आपका भार होता है, ठीक है। एक होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? मास हो गया। तो मास ध्यान रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, और भार जिसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर माने सदिश राशि है। भार आपका सदिश राशि है, और जो द्रव्यमान मास होता है ये क्या होता है? ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अदिश राशियों में और भी देख सकते हैं। यहाँ पे अदिश राशियों में आयतन दिया गया है, वॉल्यूम अदिश राशि होता है, दाब होता ही है, ठीक है। चाल जिसको हम स्पीड बोलते हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, और दूरी डिस्टेंस भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी किसका मात्रा नहीं है, मात्रक नहीं होता है। तो आंसर है आपके यहाँ पे विकृति। और बल का आप मात्रक जानते हैं, दाब का जानते हैं, ठीक है, प्रतिबल का जानते हैं, और विकृति यहाँ पे ध्यान रखिएगा बीमाहीन राशि है, ठीक है, इसका मात्रक नहीं होता है। ये इस बार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पिछली बार आपसे क्या पूछा था? रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिव
ह्यूमिडिटी आपसे पूछा था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, तो यहाँ भी आपका बीमाहीन था, मात्रा विहीन था, और यहाँ भी आपका जो विकृति भी आपका बीमाहीन राशि है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सही कथन चुनना है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक है, आंसर पे आते हैं सीधे हम। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, ये बात सही है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत है। सिंपल में समझ लीजिए, इससे पहले भी हमने प्रश्नों में बताया है, बीपीएससी टीआरई में बहुत बार पूछा गया, ऐसे नहीं पूछा गया है, प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए, विबग्योर होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा जगह देख के यहाँ पे आपको बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, विबग्योर क्या होता है? ये स्पेक्ट्रम होता है, कलर स्पेक्ट्रम होता है, और विबग्योर का मतलब, बी का मतलब यहाँ पे क्या है? वायलेट है, बैगनी। ठीक है, बैगनी कलर है, और आर माने रेड। ठीक है, लाल रंग, और लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? वायलेट या बैगनी का आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा विचलन भी होता है। जब प्रिज्म में हम रखते हैं तो सबसे ज़्यादा विचलन भी यही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फैलता भी यही रंग है। और रेड का जो देखा जाए तो आवृत्ति सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, आवृत्ति सबसे अधिक। ठीक है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, आवृत्ति न्यूनतम। क्लियर है? तो इस प्रकार आपका आंसर सही हो जाएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई पड़ती है, इस घटना का कारण क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ है प्रकाश का व्यतिकरण। और यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रकाश के व्यतिकरण को? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यह फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, जिसके कारण जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग की दिखती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्से को हम क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहाँ पे सिंपल में आप समझ लीजिए, ये एटम हो गया, परमाणु हो गया, ठीक है, और परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसी पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये आपका आंसर हो गया, जो कि धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और किसके कारण होता है न्यूक्लियस, किसके कारण पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्लियर है? न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ में, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। और इसको बैलेंस करने के लिए निगेटिव चार्ज आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज चारों तरफ जो है ये परमाणु को जो है इसको न्यूक्लियस को घेरे रहता है। तो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया प्रश्न आपको? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। कई बार आपने पढ़ा होगा, सब्लिमेशन बोलते हैं। और एक सिंपल सा आपको उदाहरण हम बोलें तो आप कहेंगे सर कपूर उदाहरण है सब्लिमेशन का, ऊर्ध्वपातन का, कैम्फर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हम आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे जो आपने उससे पहले आपने सुने नहीं होंगे, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे पहला चीज़ दिया गया है तो सही है, लेकिन दूसरा चीज़ यहाँ पे सही नहीं दिया गया, ठीक है। तो जो ठोस पदार्थ होता है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। इतना स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक ठोस के मतलब यहाँ पे अगर बात करें कि गैस से, ठीक है, गैस से ठोस में परिवर्तन जो होता है, गैस से सॉलिड में जब कोई चीज़ वापस आती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। एनसीईआरटी में दिया गया है, हमने कई बार बताया भी है। डिपोजिशन हिंदी में बोले तो निक्षेपण। जब कोई चीज़ गैस से वापस ठोस अवस्था में डायरेक्ट आ जाएगी, बीच में लिक्विड में जाए बगैर सीधे गैस से वापस सॉलिड सीधे जो है आपका,
ठीक है। तो गैस से सॉलिड में आ जाएगी तो उसको हम डिपोजिशन या निक्षेपण बोलेंगे, और जब ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होगी तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। ठीक है। तो वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसको हम त्रिक बिंदु बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं और त्रिक बिंदु हिंदी में बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ठीक है, त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट, और इतना पास्कल पे 611 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन पर जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव्य, जल, ठोस, बर्फ और जलवाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको यह जो है ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यह भी प्रश्न आपसे टीआरई में पूछा गया था। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो कॉस्मिक किरणें, ध्यान रखिए, आवेशित चार्ज होते हैं, हाईली एनर्जेटिक चार्ज होती हैं, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होती हैं। और ये कहाँ से निकलती कॉस्मिक किरणें? तो सूर्य से, सन से निकलती हैं, सूर्य से, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये भी प्रश्न आपसे टीआरई में पूछा गया था कि कौन सा इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है, तो कॉस्मिक किरणें नहीं होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती हैं। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। और मैंने आपको सोर्स बता दिया कहाँ से निकलते हैं, तो ये जो है सूर्य से निकलते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ठीक है। तो कॉमन नॉलेज ही अपना बढ़ा लीजिए। तो G का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है। 5G का मतलब क्या हो गया? जनरेशन, 5th जनरेशन। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक यहाँ पे कौन था? तो आर से रडार, आर से रॉबर्ट वाटसन। ध्यान रखिएगा, आर से रडार, आर से रॉबर्ट वाटसन। और साथ में रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं, पूछा गया है, एनसीईआरटी में दिया भी गया है। तो रडार माने होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और इसका जो खोज किया था रॉबर्ट वाटसन ने। ठीक है। तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। गॉड पार्टिकल क्या होता है? तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई में हमने ये प्रश्न ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने देख लिया होगा। ठीक है। और इसका आंसर है हिग्स बोसान। हमने आपको ऑलरेडी ये प्रश्न कराया हुआ है कि ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो गॉड पार्टिकल यहाँ पे क्या है? हिग्स बोसान है। आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन को, डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण था, और इस सन 1930 में मिला था। ठीक है। और इन्हीं के नाम पे जो है हम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। कल ही हमने जो है टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी जानकारी दी थी, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताया था। तो विज्ञान दिवस आप कमेंट करके बताइए कि जो है किस डेट में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो नोबेल भारत में मिला था, तो ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला था साहित्य के लिए। गीतांजलि उनका उपन्यास था 1913 में। ठीक है। पहले भारतीय थे जिनको मिला था, फिर सीवी रमन को मिला था। यहाँ पे देख लीजिए अरविंद खुराना को। ठीक है। इससे प्रश्न बीपीएससी जो है मैथ साइंस का जो पेपर हुआ था 15 मार्च को, वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि किसने जो है आर्टिफिशियल जीन की खोज की थी। ठीक है। आर्टिफिशियल जीन, इन्होंने आर्टिफिशियल प्रोटीन का निर्माण किया था। ठीक है। और इसीलिए इनको जो है मिला था 1968 में। और अरविंद खुराना का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपसे प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। और अगर सबसे लेटेस्ट की बात करें कौन से भारतीय, तो अभिजीत बनर्जी 2019 में नोबेल पाने वाले अभी नवीनतम भारतीय हैं। उसके बाद से किसी भारतीय को नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पता ही है आपको, कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता है राइट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है। अब ऐसे प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते हैं, तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। 1 माइक्रोन बराबर है, यह सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो माइक्रोन जो है ये 1/1000 mm के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रोन जो है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर है 104 फ़ारेनहाइट। और इसको हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सभी को पता होना चाहिए। F बराबर 9/5C + 32। ठीक है। और यहाँ पे C का मान हम 40 रख देंगे। तो 40 रखने पे 5 × 8 = 40, 8 × 9 = 72, और 72 30 अपना जो है बढ़ के आपका ये, ठीक है, 72 और 32 आपका जो है 104 हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। लोलक की कालावधि, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड जो है किस पर डिपेंड करती है? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ध्यान रखिएगा 6 से 8 और टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक है। पीआरटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लोलक की कालावधि किस पर डिपेंड करती है? तो लंबाई के ऊपर। और यहाँ पे फार्मूला भी होता है, ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टी बराबर 2π√L/g, ठीक है। और यहाँ L जो है लंबाई दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। बल गुणनफल है, तो बल आपको पता है, बल फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास माने द्रव्यमान, ए माने त्वरण, तो आपका आंसर हो गया द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही तरीका क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही तरीका A बराबर B - U/T है। आगे बढ़ते हैं। 6 से 8 और 9 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ठीक है, तो कौन सी राशि वेक्टर नहीं है? तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बल वेक्टर क्वांटिटी है, वेग वेक्टर क्वांटिटी है, आयतन यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दें कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जो परिमाण के साथ दिशा भी बताती हैं। तो परिमाण और दिशा दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसमें। और अदिश राशि जो केवल परिमाण बताती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में हमें द्रव्यमान मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो संवेग का फार्मूला होता है mv होता है, और वेग का आपको पता है v होता है। तो b कट गया, आपका आंसर आ गया m यानी द्रव्यमान। यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है। 1 किलोमीटर दूरी आपको पता ही है 1000 मीटर बराबर होती है। फिर 1 पिकोग्राम। फिर अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम का जो मान होता है वो 10 के पावर -12 ग्राम के होता है, 10 के पावर -12। और 10 के पावर -15 ग्राम को हम क्या बोलते हैं? फेम्टोग्राम, फेम्टोग्राम। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा जो बल लग रहा है, यानी आपका जो वेट है, तो उसका क्या मान होगा? जो बल होगा तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। तो इसका ये आंसर है। और ये आपका 6 से 8 और 9 से 10 के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देख लीजिए, लिफ्ट के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हों, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न 6 से 8 साइंस में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराते तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में जो है, ध्यान रखिएगा, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, ठीक है। वैक्यूम से जब गिराया जाता है, निर्यात से गिराया जाता है, तो उस केस में तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। कारण क्या होगा? निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध 0 हो जाता है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है निर्यात में, और एयर रेजिस्टेंस 0 होने के कारण पंख, रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद सब एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाएंगे और एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो ध्यान रखिएगा, वायु में जो ध्वनि तरंग होती है, साउंड वेव होती है, जो साउंड वेव्स होती है वो कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। तो ध्यान रखिएगा, अनुदैर्घ्य होती है। आगे बढ़ते हैं। और साथ में जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। और इनके लिए जो है ये ठोस, लिक्विड और गैस तीनों में ये ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। साथ में वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो रेत यानी सैंड, बालू, तो रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। नैफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं वो सब्लिमेशन को दर्शाते हैं, ऊर्ध्वपातन को दर्शाते हैं। तो इसलिए रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन प्रक्रिया से अलग कर लेंगे। क्लियर है? प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फ्री का आ जाएगा एक सवाल आपको।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो पहला वोल्ट मीटर विभवांतर तो सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नापा जाता है वोल्ट मीटर में। विद्युत धारा करंट को हम किस में नापते हैं, तो एमीटर में नापते हैं। फिर है विद्युत वाहक बल को पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो कि गलत है। गैल्वेनोमीटर से हम क्या नापते हैं, बहुत जो है बारीक करंट, ठीक है, धारा को ही नापते हैं। बहुत कम धारा को जो हम नापते हैं वो गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी गलत है। और विद्युत प्रतिरोध किससे नापा जाता है, तो ओम मीटर से। ओम मीटर से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है। तो टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में जो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल ऊर्जा। ठीक है, टरबाइन और डायनेमो को जब चलाया जाता है तो उसमें से मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो किस में परिवर्तित होती है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को हम नहीं लेंगे, ऐसे प्रश्न आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। आप हल देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। जो आपके काम का उतना नहीं है उसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ध्यान रखिएगा, जो ड्राई सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को रखा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है, डायनेमो क्या होता है। तो डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अभी हमने पीछे देखा था सवाल टरबाइन और डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यहाँ पे डायनेमो में चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर में क्या होता है, तो जो विद्युत मोटर में हम क्या करते हैं, सिंपल में आप समझिए, घर में आपके मोटर लगा है, आप मोटर को ऑन कैसे करते हैं, तो आप बटन दबाते हैं लाइट का बटन दबाने का मतलब आपने करंट दिया यानी बिजली दी, तो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, और फिर वो मोटर से पानी भर के टंकी में जाता है। तो टंकी में जाने का मतलब है कार्य हो रहा है, तो आपका वो यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। फिर अब विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा आपको पता है एमीटर से नापी जाती है। ठीक है, विद्युत विभव वोल्टमीटर से नापा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और पोटेंशियोमीटर से क्या नापा जाता है, तो किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण। तो ध्यान दीजिएगा कि किस पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं, तो किसी सेल के ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ का फुल फॉर्म में भी ध्यान नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिएगा आप एक बार। तो ये जो है पोटेंशियोमीटर हो जाएगा इस केस में। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण द्वारा नापी जाती है। देख रहे हैं बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो एमीटर आपका आंसर हो जाएगा फिर से। फिर अब प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है। तो आपको पता है एनसीईआरटी में दिया भी गया है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। और सबसे पहले जो है प्रकाश के रंगों को किसने जो है अलग किया था, स्पेक्ट्रम को किसने दिखाया था प्रिज्म पे एक्सपेरिमेंट करके। तो आपका आंसर होना चाहिए आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन ने एनसीईआरटी में दिया गया है, सबसे पहले जो है प्रिज्म से रंगों को अलग किया था। और 7 रंग होते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक की लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर है 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी F बराबर 1/d होता है, और 1/d तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा 0.5 मीटर, और मीटर में दर्शाता है, तो मीटर का मतलब हो गया 0.5 मीटर को हम 50 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रश्न है आपका, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई है हमेशा उत्तर की तरफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। मैग्नेटिक कंपास। फिर आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करती है। प्रश्न है आपका, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है तंतु को गर्म करके। उतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है आपके लिए।
फिर है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार इसको लोग गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें तो जो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, अपेक्षिता जिसको यहाँ लिखा गया है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। लेकिन उनको जो नोबेल मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो आपको पता है यूरेनियम। थर्मल पावर प्लांट्स में, ठीक है, थर्मल नहीं, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, माफ़ कीजिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आपका यूरेनियम इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर यहाँ दिया भी गया है ऊर्जा के उत्पादन के लिए। प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को कैसे ठंडा किया जाता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो जो संपीड़ित गैस होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है, कंप्रेस्ड गैस को छोड़ के जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो सुरक्षा फ्यूज लगाने वाला जो तार होता है किस पदार्थ का बना होता है, तो आपका आंसर है टिन और शीशे की एक मिश्र धातु, टिन और शीशे की मिश्र धातु। और किसमें हेल्प करता है, तो ध्यान रखिएगा जो गलनांक होता है वो निम्न होता है। जैसे ही करंट की मात्रा बढ़ जाएगी, जितना उसका लिमिट है, तो वो शॉर्ट सर्किट का मतलब वो जो है ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरलोडिंग से बच जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज वगैरह से दिक्कत नहीं होती है, ख़राब, ठीक है, फ्यूज गल कर टूट जाता है और इससे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने की दुर्घटना टल जाती है। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई में भी डिस्कस किया है। यहाँ भी प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक, कुचालक मतलब बैड कंडक्टर, ठीक है। तो बैड कंडक्टर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पारा, मरकरी जो है सबसे अधिक कुचालक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी तांबा, सीसा, जस्ता ये जो है सुचालक में आते हैं। तांबा सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगला प्रश्न है अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण होता है सूर्य पारगम्यता, उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। तो ध्यान रखिएगा, गर्म करने पर एक सेमीकंडक्टर या अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक होती है परंतु कुचालकों से कम होती है, और अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। प्रश्न है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोहा आपको पता है, लोहा जो है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे की तुलना में, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक, ठीक है। यानी लोहे पे जब गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा, ठंडा पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ऊष्मा जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, या ऊष्मा का कुछ जो है अच्छा चालक है लोहा, तो इस वजह से या ठंडा हो जाता है ठंडियों में और गर्मी में भी गर्म हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक पंखा गर्मी के दौरान, गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि, तो यहाँ पे बात की जाए हमें आराम कैसे फील होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, सूख जाता है, इस वजह से जो है पंखा चलता, गर्मी रहती है लेकिन फिर भी हमें आराम फील होता है, ठीक है। जैसे अभी हम बैठ के आपकी क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो पंखा चल रहा है उससे हमें पसीना नहीं हो रहा है, तो उससे हमें जो है आराम मिल रहा है और हम आपकी क्लास आसानी से ले पा रहे हैं, तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, ये भी प्रश्न आपने कई बार देखा होगा। तो जो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर क्या होता है, आप कमरे को थोड़ा बहुत गर्म कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम रेफ्रिजरेटर को कई बार ओपन रह जाता है तो उससे क्या हो जाता है, कमरा गर्म हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर पता है आपको, बढ़ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हम ड्रॉप कर देते हैं। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, और ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। प्रश्न है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो कौन सी निम्न में से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है? तो यहाँ प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति नहीं बदलती। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है, वेग बदल सकती है, तरंग दैर्घ्य बदल सकता है, अपवर्तनांक बदल सकता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो यहाँ आप देखा जाए तो पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लास लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस से बनते हैं। उत्तल लेंस का मतलब क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे जो ग्लास लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस से बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो दर्पण का प्रकार वहाँ पे अवतल होगा, कॉनकेव होगा। और आपको पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है या अवतल दर्पण होता है, उसमें हमें चीज़ें क्या दिखाई देती हैं? बड़ी दिखाई देती हैं। तो बड़ी चीज़ों के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमें बड़ी अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब दर्पण हमारा कैसा होगा? अवतल होगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न टीजीटी में पूछा गया था, थोड़ा सा चेंज था कुछ से रिलेटेड। तो 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वायु में वेग होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश विकिरण होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है। और ये महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश विकिरण जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग जैसी भी होती है और कण जैसी भी होती है, दोनों जैसी होती है। ड्यूअल नेचर शो करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। फिर अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? और यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तो जो लघु तरंगें होती हैं दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। और जो आपका ब्लू कलर होता है, ठीक है, जो नीला कलर होता है, उसको लघु तरंग में आती हैं, इसलिए उसका जो है वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। इसी वजह से जो आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक होता है और घटते क्रम में जो लाल वर्ण सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, अतः प्रकाश हमें नीला प्रतीत होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है और टीआरई में भी पूछा गया है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को जो है हम प्रकाश का अपवर्तन से समझा सकते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और साथ में अगर ज़्यादा उचित बोले तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा जो है तारों के टिमटिमाने की प्रक्रिया को हम समझा सकते हैं। और ये बीपीएससी टीआरई में 15 मार्च में पूछा भी गया था। प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो अधिकतम कब पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये आपको पता भी होगा। तो पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और आयतन उसका उल्टा हो जाएगा, यानी न्यूनतम हो जाएगा। फिर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में दिया गया, तो आपको F बराबर 9/5C + 32 लगा के आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा जबकि पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आपको याद होगा, प्राइमरी में पूछा गया था टीआरई 1 में। तो बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाती है तब क्या होता है? जल स्तर नहीं बदलता है। तो आपका आंसर है जल स्तर नहीं बदलेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करता है और इस प्रकार जल का स्तर नहीं बदलता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो इसका कारण होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव।
सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। और जो पृष्ठ तनाव की प्रक्रिया होती है, इसके वजह से कोई भी चीज़ जो है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरना चाहती है। जैसे आप टेबल पे मान लीजिए बैठे हैं, तो आप एक बोतल से जितना कम से कम पानी आप गिरा सकते हैं, ठीक है, मिनिमम पानी आप टेबल पे गिराएंगे तो आप देखेंगे कि जो है बूंद के रूप में, एक बूंद के रूप में टेबल पे जो है पानी का जो बूंद होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, वो भागेगा नहीं, फैलेगा नहीं, ये आपस में सिकुड़ने की कोशिश करेगा। तो वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरना चाह रहा है, वो किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता जो होती है वो शहद की होती है। तो ध्यान रखिएगा, शहद सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। आगे बढ़ते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? ठीक है, तो ऊंची जल तरंगे, और यहाँ पे जो है ज्वार भाटा आपने सुना होगा, तो ज्वार की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर बात करें तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके कारण महासागरों में ऊंची जल तरंगे आती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो एक पत्थर को जब चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, मास स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होती, भार आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, और जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। ठीक है, पृथ्वी पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो इस वजह से इसका जो भार होगा वो ज़्यादा फील होगा, और चांद पे उसके मुकाबले भार कम फील होगा। लेकिन जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो हर जगह सेम रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो ये आपका आंसर है कि हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर से जो है हाई टेम्परेचर पर जो है उबलना स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से खाना जल्दी पक जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये सभी को पता है, सूर्य से प्राप्त होती है। प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फिजन द्वारा, याद रखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं और हिंदी में नाभिकीय संलयन। तो तारों का, और सूर्य भी चूंकि एक तारा है, पीला तारा है, तो सूर्य पीला तारा है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो सूर्य या तारों का जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्ष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग लाइट वेव्स के बराबर होता है, और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जो लाइट की स्पीड होती है उसी के बराबर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या होता है? तो यहाँ भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ जो है लगभग 8.5 मिनट है, तो 8.5 मिनट यहाँ लगभग पूछा गया है, तो 8.5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड, ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं एग्जैक्टली। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, तो यहाँ पे आपको जो है 8 मिनट 19 सेकंड है, तो लगभग में आप ये आंसर 8 मिनट मान सकते थे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो इसके बारे में आपको हमने बताया, कई बार बताया, बृहस्पति होता है, और इनको जो है बाह्य ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। और पृथ्वी, मंगल, ये सब आपके किस में आते हैं? तो ये आंतरिक ग्रह में आते हैं। शुरू के जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, बाद के जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, वो कैसे हैं? वो बाह्य ग्रह हैं, जिनको जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो बुध होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ते हैं। फिर निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो आप बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं, टंगस्टन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो या तो सिलिकॉन होगा या तो जर्मेनियम होगा। तो ध्यान रखिएगा,
सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। SI से इंडिकेट किया जाता है, जर्मेनियम को GE से डिनोट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक के अव्यय कौन से होते हैं? तो परमाणु नाभिक के अव्यय कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर? तो न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, डिस्कस किया हमने। और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो हमने अभी बात किया है कि नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत विकल्प पूछा था। और सही विकल्प भी देख लेते हैं एक बार। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, तो पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, द्रव्यमान नगण्य होता है, ये भी सही है। परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो ये भी बात सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, तो ये भी बात सही है, इनका भी उपयोग होता है बराबर। आगे आते हैं। निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वैकल्पिक ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा आज तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। 1995 जब पूछा गया था तब उस समय वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत माना जा रहा था, आज भी है। फिर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये नाभिकीय विखंडन, ध्यान रखिएगा। परमाणु बम को जो है नाभिकीय विखंडन पे बनाया जाता है, यानी न्यूक्लियर फिजन। और यही हम आपसे पूछ ले नाभिकीय संलयन पे कौन सा बम बनाया जाता है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को हम नाभिकीय संलयन पे बनाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, लीजिए प्रकट हो गई ये भी। तो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, अनकंट्रोल्ड जो है आपका फ्यूजन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है तारों का या सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर आधारित होता है, अनियंत्रित होता है। अनियंत्रित का मतलब होता है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो यह भी प्रश्न आपने बीपीएससी तैयारी में देख लिया है। तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो इसका नाम है रेडॉन, ठीक है, रेडॉन। और आर से रेडॉन, आर से रेडियो एक्टिव, याद रख लीजिए, रेडियो एक्टिव है। और जब रेडियो एक्टिव है तो वायु में नहीं मिलेगी। और हमने इसको कल पर्यावरण के मैराथन में भी देखा था। फिर प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो यहाँ पे बात करें तो बिजली का बिल किस पे आता है? तो आपने कितना वाट इस्तेमाल किया है, तो आंसर हो जाएगा 1, बाकी आपका आंसर नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो यहाँ पे देखिए सबसे भारी धातु, तो आपका आंसर होना चाहिए यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है, तो ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं रसायन विज्ञान के प्रश्नों पे। और आपके जो है फिजिक्स के सारे प्रश्न जो आपके बीपीएससी प्री में पूछे गए तो हमने करा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी प्री का जो बीपीएससी तैयारी शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है थोड़ा, ठीक है। चेंज होने का मतलब है अभी तक एग्जामिनर जितने प्रश्न बनाने थे एनसीईआरटी से बना लिए, अभी भी प्रश्न बनेंगे एनसीईआरटी से, लेकिन वो आपको पता होंगे क्योंकि हमने सारे करा दिए हैं। और साथ में आपको क्या करेगा वो आयोग, अब इधर उधर के जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से प्रश्न लेने का सोचेगा। तो इसलिए आपको इन प्रश्नों का हल और आंसर और एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सहयोग करें। आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है आपका पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो तत्वों में धातु आते हैं, मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, मेटलॉइड्स आते हैं जिनको उपधातु बोला जाता है। गैस तत्वों में नहीं आते, तो ध्यान रखिएगा गैस एलिमेंट्स में या तत्वों में नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो केमिस्ट्री का फादर जो है ध्यान रखिएगा लेवोसियो को कहा जाता है, और इनका इंग्लिश में ऐसा नाम है लेवोसिए, ऐसी स्पेलिंग है कुछ, और ये आपका एनसीईआरटी में दिया भी गया, ठीक है। तो एंटोनी लेवोसियर इनका पूरा नाम था, लेवोजियर हिंदी में लिखा हुआ है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक थे ये। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 एवं 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी?
तो इसको द्रव्यमान संख्या को हम क्या करेंगे, मास नंबर को कैसे निकालते हैं, तो इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो 18, 20, 38 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 18 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो आपका कुल द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगी। प्रश्न है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। अभी हमने देखा है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है आपका प्लूटोनियम न्यूक्लाइड। और ऐसे प्रश्न आपके 6 से 8 और 9 से 10 में पूछे जा सकते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ठीक है, के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो ये होगी 148। 242 में से 94 को घटा देंगे और हमें मिल जाएगा 148 न्यूट्रॉनों की संख्या। देख लीजिए कैसे निकाला गया है। तो द्रव्यमान 242 है, परमाणु क्रमांक 94 है, और ये प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, तो आपका 148 आ जाएगा। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, किस में अलग अलग होते हैं, तो ये द्रव्यमान संख्या में अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। मास नंबर में अलग होते हैं तत्व के समस्थानिक। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, यानी परमाणु संख्या उनकी सेम रहेगी, ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी, परंतु जो द्रव्यमान संख्या होगी वो अलग अलग होगी। आगे बढ़ते हैं। फराडे स्थिरांक क्या है, तो फराडे स्थिरांक, फराडे कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। कोई भी कांस्टेंट जो बोला जाता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ही माना जाता है। फिर है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है, तो आपको पता है कि जो पीएच मान होता है वो उदासीन विलयन का होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, तो आपको पता है क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच में होता है, 7 से अधिक होता है, 14 तक जाता है। और अम्लीय विलयन ध्यान रखिएगा 0 से शुरू, 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 से लेकर 7 के बीच में, ठीक है। और 7 क्या होता है, तो उदासीन विलयन होता है। पानी का पीएच मान पता है आपको 7 होता है, देख सकते हैं लगातार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, एक घोल पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता कितनी बढ़ेगी, तो ये आपकी 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, माफ़ कीजिएगा 1000 गुना कम हो जाएगी। और ऐसे प्रश्न 6 से 8 और टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ब्रोमीन होती है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा चुका है टीआरई में। तो पता है आपको ब्रोमीन कैसी होती है, लाल द्रव, रेड लिक्विड होता है। और ब्रोमीन होता क्या है, तो नॉन मेटल होता है, अधातु होता है। और यह एकमात्र अधातु है जो कि जो है रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में होती है, तो तरल अवस्था में होती है। और धातु आपको पता है पारा, मरकरी जो धातु होता है वो जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। और साथ में ब्रोमीन ऐसी एकमात्र अधातु है जो लिक्विड स्टेट में या तरल अवस्था में पाई जाती है। और ये लाल द्रव्य होता है, रेड लिक्विड होता है। प्रश्न है आपका, वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैसें हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। तो वेल्डिंग में जो हम कैसी गैसों को प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों का प्रयोग हम वेल्डिंग में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो आसान प्रश्न आपका, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत किसकी होती है, तो जस्ते की, ठीक है। जस्ता जिसको बोलते हैं हम जिंक, ठीक है। तो जिंक को जस्ता बोलते हैं। और जिंक का जो है लेयर चढ़ा होता है लोहे के पाइप पर, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं, और उसी को हम गैल्वेनाइज्ड लोहा बोलते हैं। और जैसे भी यहाँ प्रश्न था वेल्डिंग वाला, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ कार्बाइड, जैसे कार्बाइड आपने सुना होगा, जो कार्बाइड होता है तो कार्बाइड को भी वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कार्बाइड आपका पत्थर होता है जिससे पकाया जाता है फलों को, तो उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में, ठीक है, क्योंकि उससे कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस से वेल्डिंग की जाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते का पत्ती पर चढ़ाने की विधि को यश दलेपन कहते हैं। एनसीईआरटी में पढ़ाया गया था आपको। इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। प्रश्न है आपका, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। तो कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट को हम सल्फोनेट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सल्फोनेट डिटर्जेंट का हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज और अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो एनसीईआरटी में दिया भी गया है, एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। तो ये होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? CuSO4 सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल। बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट, और इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो इसमें दिए गए विकल्पों में सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु होती है। लोहा निकल भी होता है, लोहा क्रोमियम भी होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके अलावा कार्बन भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोहे के साथ कार्बन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। ठीक है, तो जो स्टेनलेस स्टील होता है, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। पहला कार्बन हो गया, आयरन हो गया, लोहा, ठीक है, निकल और क्रोमियम, 4 चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। वह क्या होता है? तो आपको पता है कि जिप्सम होता है। ठीक है, जो सूख जाता है, पत्थर मतलब पत्थर की तरीके से हो जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम इस्तेमाल करते हैं टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए, जो लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब वो सूख जाता है तो क्या बन जाता है? जिप्सम। और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? तो CaSO4.2H2O। ठीक है, और इसके अलावा बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला होता है? तो CaSO4.12H2O, हेमीहाइड्रेट होता है। और यहाँ पे दिया भी गया है जिप्सम का CaSO4 होता है। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बोलते हैं हम POP को। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। फिर वही प्रश्न आ गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला तो CaSO4 × 12H2O। ठीक है, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 12H2O होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो डबल बॉन्ड्स जहाँ पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम एल्काइन कहते हैं। ठीक है, और एल्केन हम सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। पता है आपको, आसान प्रश्न था। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? आसान प्रश्न फिर से आ गया आपके सामने, तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल यानी इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल। फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो CH3COOH फार्मूला होता है सिरके का। सिरके में जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल का, और सिरके में प्रयोग किया जाता है एसिटिक अम्ल का या रसायन जो है इथेनोइक अम्ल का। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो आपको पता है एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पता होना चाहिए आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का हम कार की बैटरी में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खोलते हैं तो जो मतलब आप एक बार उसको सेक करके छोड़ दीजिए तो बाहर आ जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है? तो खनिज या मिनरल क्या होते हैं? तो ये आपके अकार्बनिक ठोस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1945 में जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसमें ध्यान रखिएगा, प्लूटोनियम प्रयोग किया था। ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जा रहा था। और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय में, वहाँ पे यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो इसीलिए जो है जो
लिटिल बॉय मतलब जो हिरोशिमा पे जो विनाश हुआ था वो ज़्यादा हुआ था, क्योंकि यूरेनियम ज़्यादा तगड़ा होता है। इस प्रकार एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व होते हैं, तो एक प्रकार के जो परमाणु होते हैं प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी दिखाई थी एनसीईआरटी क्लास में। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम के बाद क्या होता है? तो सोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम से कम सोडियम से कम कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपको बताया गया था। और इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम बाहर रखेंगे तो तुरंत हवा के साथ में रिएक्शन करके आग लग जाता है इसमें। इसी वजह से आपने सोडियम को देखा होगा कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में रखने से वो हवा से वायु में ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाता, अभिक्रिया नहीं कर पाता है। आगे आते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एनसीईआरटी का। आपका आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन। फिर अगला प्रश्न आपका, आयोडीकृत लवण में क्या होता है? तो आपको पता है आयोडीकृत लवण में क्या होता है। तो दिए गए विकल्पों में देखा जाए तो आपका पोटेशियम आयोडाइड। ध्यान रखिएगा कि जो आयोडीकृत लवण होता है, आयोडाइज्ड साल्ट होता है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है। और इसका जो है टेबल साल्ट के बराबर ही होता है, सोडियम क्लोराइड के बराबर ही होता है, जो भौतिक और संरचना गुण वगैरह होते हैं। और आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट या सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। फिर खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ठीक है, तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से NaCl बनता है। रिएक्शन आपको पता है, फिर से देख लीजिए, HCl + NaOH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या बनता है? NaCl + H2O। ठीक है, उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उदाहरण है। फिर सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या है? कार्बन जो है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सब चीज़ में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए अनिवार्य मूल तत्व बोला जाता है। आप अगर प्रोटीन देखेंगे तो प्रोटीन में भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है। ठीक है, हर चीज़ में जो है कार्बन पाया जाता है। और यहाँ पे बात करें तो संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो अगर हम बात करें केरोसिन में, तो केरोसिन में रखा जाता है किसको? सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि केरोसिन में जो है हवा नहीं जा पाती है, यानी जो है ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन कहाँ अनुपस्थित होगी? केरोसिन में। इसी वजह से सोडियम जो है सुरक्षित रहता है, वहाँ पे हवा से रिएक्शन, वायु से रिएक्शन या ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन अनुपस्थित कहाँ होगी? तो केरोसिन में। प्रश्न आपका, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके कॉमन जनरल नॉलेज से सवाल है। तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है ब्यूटेन गैस होती है। फिर है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का एक प्रमुख घटक है? तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो यहाँ पे हम देखें, ध्यान दीजिएगा, तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। ठीक है, लगभग 65%, और प्रोपेन लगभग 35% होता है। तो आपको यहाँ पे प्रोपेन भी दिया गया है और ब्यूटेन तो आपको पता ही था। तो आपका आंसर हो जाएगा COD, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो ये बहुलक होता है प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, आइसोप्रीन का। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन, ध्यान रखिएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन से जो है बहुलक, टेफ्लॉन बहुलक है इसका। आगे बढ़ते हैं। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डेहाइड के संघनन से बनता है। 6 से 8 और उनके ऊपर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है सवाल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, ट्रीग्लिसराइड क्या है? ट्रीग्लिसराइड क्या है?
तो यह क्या होता है, वसा होता है, फैट जिसको बोलते हैं, ठीक है। फैट का एक प्रकार होता है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा फैट का एक प्रकार होता है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फैट सेल में संचित होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा सत्य पूछा गया है, तो उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है। ये गलत है। दोनों की क्रिस्टल संरचना अलग अलग होती है। ग्रेफाइट और हीरे की अलग होती है। दोनों अपरूप होते हैं कार्बन के, एलेट्रॉप होते हैं कार्बन के, लेकिन उनकी क्रिस्टल संरचना अलग अलग होगी। उनकी कठोरता समान। तो आपको पता है कि सबसे कठोर कौन होता है, तो हीरा सबसे कठोर होता है और ग्रेफाइट उससे कम कठोर होता है। विद्युत चालकता की बात करें तो ग्रेफाइट, आपको पता है ग्रेफाइट जो है यहाँ पे विद्युत चालकता ग्रेफाइट की हीरे से बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये भी आपका नहीं होगा, तीनों गलत हैं। और आपका वह एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो अपरूप होने का मतलब, एलोट्रॉप होने का मतलब यही होता है कि जो दो एलोट्रॉप होंगे किसी मेटल के किसी एलिमेंट के, तो वो क्या करेंगे, तो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। उनमें जो केमिकल रिएक्शन होगा वो एक समान होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपरूप हैं। क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहाँ प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट जो है कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है और ग्रेफाइट और हीरे दोनों कार्बन सहसंयोजी बांध द्वारा बने होते हैं और रासायनिक गुण उनके समान होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। प्रश्न है आपका, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है? तो इस प्रश्न का आपको आंसर पता होना चाहिए। तो आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है पुलिस द्वारा। जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चलाते हैं तो उनका जांच करने के लिए सांस का। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी की मुख्यता होती है। तो एलपीजी में मुख्यता क्या होती है, तो पता है आपको, ब्यूटेन होती है 65%, प्रोपेन होती है 35%। तो बी और डी दोनों सही, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। देख रहे हैं प्रश्न रिपीट हो रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा। और ओजोन भी आपका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प जो वाटर वेपर है, ध्यान रखिएगा, वाटर वेपर भी जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या कौन सी होती है, तो पृथ्वी, वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। सिंपल में आप समझिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आया, ठीक है, और पृथ्वी पर कुछ प्रकाश अवशोषित हुआ और कुछ जो है परावर्तित कर दिया गया पृथ्वी के द्वारा। अब वो वापस से जो है वायुमंडल में जाएंगी और वायुमंडल से जाके बाहर निकलने का प्रयास करेंगी। लेकिन जो गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ठीक है, ये गैसेज क्या करेंगी, उन जो वो ऊर्जाएं रहेंगी, ठीक है, अवरक्त विकिरण रहेगा, उसमें अवरक्त विकिरण जो आ रहा होगा उसको ये क्या कर लेती, कैप्चर कर लेती हैं और शोषित कर लेती हैं, और इसके वजह से वायुमंडल गर्म होता है और इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो सेम प्रश्न है, ठीक है, सब सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन का फार्मूला CH4, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, CO2 का आपको पता ही, ओजोन आपका O3 होता है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आपका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बोलते हैं जिसको, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जहरीली गैस होती है और ये सांसों में जाने पर जो है मतलब ऑक्सीजन होता है उसको बहुत कम कर देती है ब्लड में, जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है ज़्यादा सीरियस होने पर। आगे बढ़ते हैं। साबुन ग्रीस को हटाता है। तो साबुन ग्रीस को किससे हटाता है, तो यह पाइसीकरण द्वारा हटाता है। तो ध्यान रखिएगा, पाइसीकरण द्वारा साबुन जो है ग्रीस को हटाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक देख लेते हैं, ऐसे ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो एस्पार्टम क्या होता है, तो कृत्रिम मधुरक, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल आजकल के प्रोडक्ट्स में किया जाता है उसको हम एस्पार्टम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और नियोप्रीन क्या होता है, तो संश्लेषित रबर होता है। पेनेड्रिल प्रतिहिस्टामिन होता है और फ्रेयन आपका प्रशीतक होता है। तो नियोप्रीन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, और एस्पार्टम भी कई बार पूछा गया है।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4 की, और H2SO4 के अलावा और क्या होता है? तो HNO3 भी होता है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? तो H2SO4 की। और अम्ल वर्षा कब बोलते हैं? जब 5.5 से pH मान कम हो जाता है। जब वर्षा जल का मान pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो उस केस में हम उस वर्षा जल को अम्ल वर्षा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में H2SO4 पाया जाता है, और H2SO4 की मात्रा 70% तक होती है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अम्ल वर्षा होती है, तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में यहाँ पे सही से विकल्प नहीं दिया गया, तो इस प्रश्न को ड्रॉप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, और यहाँ पे देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जब प्रदूषण और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसके उत्सर्जन से जो वर्षा होगी उसी को हम अम्ल वर्षा बोलेंगे, और उसमें H2SO4 और HNO3 का योगदान होगा। फिर शुष्क बर्फ क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो फिर से प्रश्न रिपीट है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ ड्राई आइस बोलते हैं। फिर वही प्रश्न आपका, चूने को पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? याद करिए कितनी बार BPSC TRE में पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर है CO2 गैस के द्वारा चूने का पानी दूधिया हो जाता है। हमने कई बार इसका आपको रिएक्शन दिखाया है। चूने के पानी का फार्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और CO2 से रिएक्शन करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है, यही दूधिया हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का एक मुख्य घटक है? तो सीमेंट के मुख्य घटक में यहाँ पे देखा जाए तो चूना पत्थर भी आएगा, जिप्सम भी आएगा, सिलिका मिट्टी भी आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ठीक है, तो हीरे में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में कार्बन होता है, कोयले में कार्बन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तीनों का फार्मूला अगर पूछे तो C, सिंपल C, ठीक है। तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के क्या अपरूप है, एलोट्रॉप है, तो इसमें तो कार्बन पाया ही जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और इसके अलावा कार्बन का एक अपरूप और है, आप कमेंट करके बताइए अगर आपने NCERT पढ़ा है। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो आपको पता है हीरा सबसे सख्त होता है, सबसे हार्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? ठीक है, तो यहाँ भी प्रश्न आपका NCERT से लिया गया है। जिन्होंने NCERT सीरियसली पढ़ा होगा वहाँ पे आपको सोडियम बेंजोएट के बारे में दिया गया है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट के बारे में दिया गया वहाँ पे, और इसका प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। फिर अब पारद धातु मिश्रण होता है, तो पारद धातु, ध्यान रखिएगा, पारद नाम से पता चल रहा है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जो पारद धातु होती है वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है, जिसमें पारा मिला होता है। फिर अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो यह प्रश्न आपके काम का नहीं है उस हिसाब से, ठीक है, मीथेन गैस का यहाँ पे उस तरीके से अब आज के संदर्भ में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देते हैं। फिर निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो पता है आपको, धातु में देखा जाए तो पारा है, और अधातु में देखा जाए तो आपका आंसर ब्रोमीन हो जाता है। तो पारा, और TRE में प्रश्न पूछा गया था, पारा सामान्य ताप पर द्रव्य होता है, इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए भी किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसकी विपरीत प्रक्रिया को हम निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन। प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। उतना महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए नहीं है। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो बताइए आप, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का आंसर है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाई जाती है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वाहनों में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों में जो गैस निकलती है
कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है। जब सही से नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट ऑप्शन नहीं दिया गया था, एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए, कठोर बनाने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन से जो है, जो स्टेनलेस स्टील होता है, कार्बन का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि उसको कठोर बनाने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो आपका प्रश्न था, प्रश्न पे वापस आते हैं, और किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो यहाँ पे आंसर है पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड था, वहाँ से रेडियम प्राप्त किया गया था। और रेडियम की खोज किसने की थी? तो आपको पता है, क्यूरी दंपत्ति ने, मैडम क्यूरी ने, मुख्यतः मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी, और पिच ब्लेंड का इन्होंने शोधन किया था। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो जल जाती है, क्लोरीन के कारण जल जाती है। ठीक है, क्लोरीन के कारण जलन फील होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न, आप जानते हैं, H2 + O2 H2O का निर्माण होगा। प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है। तो आपको पता है कि सोने को किस में घोला जा सकता है? दिए गए विकल्पों में से तो नहीं दिया गया है। तो एक्वा रेजिया सोल्यूशन NCERT में दिया गया है, और एक्वा रेजिया सोल्यूशन से जो है हम सोने को घोल सकते हैं। एक्वा रेजिया में क्या क्या होता है? तो सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 पार्ट में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो किससे अभिक्रिया कर सकता है? तो यह अभिक्रिया कर सकता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर सकता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए, कॉपर। ठीक है, जो तांबा होता है कॉपर, तो कॉपर पे जो है हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, जिसको CuCO3 बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर पे कार्बोनेट की जो परत जम जाती है CuCO3, और ये किस कलर का होता है? तो हरे रंग का। आगे बढ़ते हैं। NCERT से प्रश्न लिया गया है। फिर विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक है, तो ध्यान रखिएगा, और एक एस्टर के फॉर्म में होता है। आपसे यही पूछा जाएगा कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए विस्फोटक। आगे बढ़ते हैं। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्योंकि? तो ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। इसका आंसर है LPG द्वारा चोक हो जाते हैं, इसीलिए LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो खनिज जो है हेमेटाइट द्वारा। ठीक है, हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 2 अयस्क हैं लोहे के। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो हल्के पीले रंग का चूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, ऑक्सीकारक होता है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है वो जल में अधिक विलय नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत है। बाकी तीनों B, C, D सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो जस्ते पर एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज बनाया जाता है जस्ते को, और ये आपका 6 से 8 उसके ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील आपका जो है, हमने बात कर लिया है कि लोहे और निकल का होता है, क्रोमियम भी होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आयरन 89%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो लोहे और क्रोमियम का विकल्प के हिसाब से जैसा रहेगा उस हिसाब से आंसर बना लेंगे। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ये भी प्रश्न आपका BPSC TRE में पूछा गया है। तो किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये होता है बीटा किरण में। बीटा किरण निगेटिव चार्ज होता है, तो ध्यान रखिएगा।
अल्फ़ा धनावेशित होता है, तो ध्यान रखिएगा जो अल्फ़ा किरण होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और बीटा निगेटिव चार्ज होता है, और गामा उदासीन किरणें होती है, तो ध्यान रखिए गामा न्यूट्रल होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, तो 6 से 8 और उसके ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अष्टफलकीय है। तो ध्यान रखिएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अष्टफलकीय। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आपका ये आपका जो है टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो टीजीटी वाले ध्यान दें। बेंजीन में सिग्मा और पाई भांत की संख्या क्या होती है, तो ये 12-3 होती है, और हमने आपको जो टीजीटी साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि कैसे सिग्मा और पाई बांध गिनते हैं। तो आप सिंपल में आप बेंजीन का फार्मूला बनाइए और पाई बांध और सिग्मा बॉन्ड नोट कीजिए, ठीक है। आंसर इसका 12-3 है। आगे बढ़ते हैं। भारी पानी क्या होता है, तो भारी पानी हाईवी वाटर किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, उसी को हम भारी जल बोलते हैं। फार्मूला होता है D2O, ठीक है। ड्यूटोरियम इस्तेमाल होता है जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। फिर अगला प्रश्न है 6 से 8 और टीजीटी के लिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप व नाभिक होता है, तो इस प्रश्न का आंसर है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। दूध उदाहरण किसका है, तो यहाँ पे दूध आपको पता होना चाहिए किसका उदाहरण, और यह प्रश्न आपका टीआरई में पूछा भी गया था, ठीक है। और इसका अगर हम सही जवाब देखेंगे तो आप कोलाइड विलेन भी मान सकते हो, इमल्सन भी मान सकते हैं। जो आपका पूछा गया था वो इमल्सन का पूछा गया था, तो दूध उदाहरण इमल्सन का या कोलाइड विलेन का, दोनों यहाँ पे सही माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है, एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है, आपका आंसर होना चाहिए इथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्लास 8 और क्लास जो है 9th में भी ये चीज़ दी गई है। तो एल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे शर्करा H2O, ठीक है, इन्वर्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जो है जाइमेज की उपस्थिति में जो है इथाइल अल्कोहल का निर्माण हुआ, C2H5OH। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। जाइमेज बीपीएससी टीआरई में पूछा भी गया है, तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज द्वारा। आगे बढ़ते हैं। शक्कर के किण्वन में क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन में फर्मेंटेशन में अभी हमने देखा क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है ग्लूकोज का सूत्र या फ्रक्टोज का सूत्र C6H12O6। आगे बढ़ते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो CHNO, ठीक है। तो यूरिया में क्या क्या होता है, CHNO, ये सभी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें होता है CHO, ठीक है। और प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में CNHO, जो आपका यूरिया में होता है वही प्रोटीन में होता है। प्रोटीन में भी चारों पाए जाते हैं। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, CONH2 ट्वाइस, ठीक है। और यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है, तो शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है, तो शोधन अभिकर्ता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम जो है बोलते हैं वनस्पति तेल। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा वनस्पति तेल इस प्रश्न का सही आंसर है। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं, तो एनसीईआरटी से लिया गया सिंपल प्रश्न है, तांबा और जस्ता। पीतल में तांबा और जस्ता, तांबा, कॉपर और जस्ता, ठीक है। कॉपर और जिंक पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका ये प्रश्न आपका 6 से 8 और टीजीटी के लिए तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा बेसिक और एसिडिक, ठीक है। तो बेसिक और एसिडिक होता है। बेसिक और जो चीज़ बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, तो यह उपरोक्त सभी,
बीटा किरण भी, अल्फा किरण भी, गामा भी, ठीक है। अल्फा बीटा गामा सभी निकलते हैं और अल्फा जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा निगेटिव चार्ज होता है और गामा उदासीन होती है। फिर हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है सबको पता है, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है 78%, ठीक है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस है 21% के आसपास और तीसरे नंबर पे आर्गन है 0.93, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर अब प्रश्न वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, प्रश्न को ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो रसायन डाला जाता है वो एलिथ्रिन होता है, तो एलिथ्रिन होता है, ध्यान रखिएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, वो आपका आंसर बी। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट दोनों होते हैं जल की अस्थायी कठोरता के कारण। और कठोर पानी वह होता है जो अपमार्जक, साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता है, इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। हास्य गैस क्या होता है, लाफिंग गैस क्या होता है, तो सभी को पता होना चाहिए लाफिंग गैस क्या होता है। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O, ठीक है। तो N2O को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और जो कैसी गैस होती है, लाफिंग गैस। अगर इसको आप इनहेल कर लेंगे तो आप हंसते रहेंगे बेवजह, ठीक है। इसको सूंघने पर हंसी आएगी और इसको एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर किसे हंसने वाली गैस कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड, क्लियर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका हम पार्ट देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है, जो यूवी रेस होती हैं, अगर उसको ओजोन परत उनको फिल्टर करके धरती पे ना भेजे तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। डेसिबल, हाई डेसिबल से क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा से क्या होगा, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। क्लोरोफार्बन से क्या होगा, तो ओजोन छिद्र। पता है आपको सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका अब जीव विज्ञान के प्रश्न है, ये हम आपको कल कराएंगे, ठीक है। तो आज आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल हो चुके हैं जो आपके बीपीएससी प्री में पूछे गए हैं, और यहाँ से कई सारे सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी तैयारी में पूछे जा चुके हैं और कुछ और पूछे भी जा सकते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण थे। और आपको आज ये मैराथन में इनको करा दिया गया है और हम जो है जीव विज्ञान के प्रश्नों को कल देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें आपको कक्षा कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।